हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवीत वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विथ करवीत। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार कल तक हमने 15 यूनिट कंप्लीट कर चुके थे इस पे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे, उसमें मौर्य वंश के बारे में हमने पढ़ा था। अब मौर्य वंश में जो अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, अब पुष्यमित्र शुंग कौन था? जो बृहद्रथ था उसी का सेनापति था। ठीक है, बृहद्रथ का सेनापति था जो पुष्यमित्र शुंग। उसने क्या करा? बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध पर अपना राज्य चलाया और वहाँ पर अपने वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था शुंग वंश। ठीक है, तो उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी, तो मगध राज्य पर शुंग वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर से क्या चलता है? हमारा ब्राह्मण साम्राज्य। अब ब्राह्मण लोग जो थे, ब्राह्मण साम्राज्य जो था यहाँ से स्थापित हो जाते हैं। अब जितने भी वंश आएंगे नीचे को 2 3 4 वंश, वो सारे ब्राह्मण वंश होंगे। ठीक है, तो पहला जो वंश आता है इस पे वो आता है शुंग वंश। जो पुष्यमित्र शुंग था ना, उसने शुंग वंश की स्थापना करी थी मगध राज्य पर बृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में एक पुरोहित रहते थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहते थे? एक पुरोहित रहते थे जिनका नाम था पतंजलि। इनका नाम आपने सबने सुना होगा, इनके नाम से प्रोडक्ट चलते हैं ना। तो जो पतंजलि जो पुरोहित थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि जो पुरोहित थे उन्होंने क्या करे थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। ठीक है, 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे इन्होंने। ठीक है, वो कहाँ रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने एक और चीज करा था, जो इंडो ग्रीक मिनांडर था ना, इंडो ग्रीक का एक जो शासक था मिनांडर, उसको भी हराया था इसने। ठीक है, इंडो ग्रीक मिनांडर को हराया था इसने। और कुछ चीज़ें हैं जैसे शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश की जो राजधानी बनी वो बनी थी विदिशा। ठीक है, कहाँ बनी थी? विदिशा बनी थी। पुष्यमित्र शुंग जो पहला शासक था शुंग वंश का, ब्राह्मण साम्राज्य मगध राज्य पर, तो वहाँ की जो राजधानी थी शुंग वंश की राजधानी वो थी विदिशा। ठीक है, और इसने क्या करा था? पुष्यमित्र शुंग ने जो सांची का स्तूप था ना, सांची का स्तूप था मध्य प्रदेश में, उसको नष्ट कर दिया था इसने। पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था? सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था। और ये जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया था? वो कराया था मौर्य साम्राज्य का जो अशोक था ना, बिंबिसार का पुत्र। तो बिंदुसार का पुत्र था जो अशोक ने क्या करा था? सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, जिसको जो रायसेन जिला में पड़ता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है सांची का स्तूप, उसका निर्माण कराया था अशोक ने और उसको नष्ट कर दिया था। उस स्तूप को नष्ट किसने करा था? वो करा था पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ठीक है, फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण करता है अग्निमित्र नामक शासक। ठीक है, जो क्या होता है? पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बैठता है उसका नाम होता है अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध राज्य पर शुंग वंश पर शासन करता है। ठीक है, तो ये शुंग वंश का जो दूसरा शासक था अग्निमित्र, उसने क्या करा था? सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण कर दिया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो अग्निमित्र के बारे में एक फेमस स्टोरी आती है। ठीक है, इसकी एक लव स्टोरी थी, तो उसके बारे में देखते हैं। इसकी लव स्टोरी क्या थी? एक मालव देश की राजकुमारी थी ना, मालव देश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका। ठीक है, मालव देश की राजकुमारी एक मालविका नाम की एक लड़की थी जिसके साथ इसकी एक लव स्टोरी थी। तो इनकी लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। उसी पर कालिदास को सब जानते हैं, जो कवि थे, लेखक थे। तो कालिदास ने इन दोनों की लव स्टोरी पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मालविघ्निमित्रम। ठीक है, क्या है? मालविघ्निमित्रम। मालविघ्निमित्रम नामक एक पुस्तक लिखी थी, लव स्टोरी लिखी थी। किसकी? अग्निमित्र और मालविका की, जो कहाँ की थी? मालव देश की राजकुमार थी। ठीक है, राजकुमारी थी। और मालविघ्निमित्रम किसने लिखा? वो लिखा था कालिदास ने। ठीक है, और अग्निमित्रम के बाद जो अंतिम शासक बैठता है शुंग वंश का, वो होता है देवभूति। ठीक है, देवभूति नामक शासक होता है शुंग वंश का। तो देवभूति नामक जो शासक होता है उसकी हत्या कर देता है वासुदेव। ठीक है, एक व्यक्ति होता है वासुदेव इसकी हत्या कर देता है और मगध राज्य पर क्या कर देता है? कण्व वंश की स्थापना कर देता है। अब यहाँ से क्या चलेगा? कण्व वंश चलेगा। उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो एक भरहूत स्तूप था ना, जो सातना पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या था? एक भरहूत स्तूप था।
ठीक है, क्या था, भरहुत स्तूप था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण कराया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे उसने क्या करा था, सांची के स्तूप को तो उसने नष्ट करा था जो अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन उसने एक और स्तूप का निर्माण कराया वहीं मध्य प्रदेश में, जिसका नाम था भरहुत स्तूप। ठीक है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। तो चलो, देवभूति की हत्या हुई, जो अंतिम शासक है शुंग वंश का, देवभूति की हत्या करके वासुदेव नामक व्यक्ति कण्व वंश की स्थापना कर देता है। कहाँ, मगध राज्य पर। ठीक है, कण्व वंश की स्थापना कर देता है वासुदेव मगध राज्य पर। और कण्व वंश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इनका बस जो संस्थापक था वो याद रखना है और अंतिम शासक याद रखना है। अंतिम शासक कौन था, वो था सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा नामक, ये देखो ऐसे था, सुशर्मा नामक जो व्यक्ति था, सुशर्मा क्या होता है, कण्व वंश का अंतिम शासक होता है। और सुशर्मा की हत्या कर देता है एक सिमुक नामक व्यक्ति। ठीक है, जो कण्व वंश का अंतिम शासक था, कौन, कण्व वंश का अंतिम शासक। ठीक है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या कर देता है कौन, सिमुक। अब सिमुक ने उसकी हत्या कर दी तो कण्व वंश क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। और जो सिमुक व्यक्ति था जिसने सुशर्मा की हत्या करी, वो मगध राज्य पर क्या कर देता है, सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है, सिमुक नामक व्यक्ति करता है। ठीक है, सिमुक ने क्या कर दी, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी मगध राज्य पर। और सातवाहन वंश को ही आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं पर आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है इसको, सातवाहन को। तो सातवाहन वंश को बोला जाता है दक्षिणापथ का स्वामी या दक्षिणापथ के स्वामी बोला जाता है। जितने भी सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुए उनको क्या कहा गया, दक्षिणापथ के स्वामी कहा गया। ठीक है, और इनकी जो वर्तमान कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, प्रतिष्ठान इनकी क्या थी, कैपिटल थी, मतलब राजधानी थी। और जो आंध्र सातवाहन वंश है उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, वो मिलता है पुराणों में और अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, पुराणों और अभिलेखों में हमें क्या मिलता है, आंध्र सातवाहन का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब जो ये प्रतिष्ठान, जो इनकी राजधानी थी महाराष्ट्र में, प्रतिष्ठान वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे। जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे क्या पड़ता है, प्रतिष्ठान पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और इनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। और जो सातवाहन वंश थे ना, सातवाहन वंश ने क्या प्रथा चलाई थी, वो प्रथा चलाई थी भूमिदान देने की प्रथा। मतलब जो भूमि का दान करते थे ना, ब्राह्मणों को भूमि दान होता था, तो ये भूमिदान की प्रथा किसने चलाई थी, ये चलाई थी सातवाहन वंश ने। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा किसने चलाई थी, ये चलाई थी सातवाहन वंश ने। एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, सर्वप्रथम भूमिदान देने, मतलब सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा किसने या किस वंश ने शुरू करी थी, वो करी थी सातवाहन वंश ने। ठीक है, किसने करी थी, सातवाहन वंश ने करी थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और जो ये सातवाहन वंश था उन्होंने क्या करा था, शीशे के सिक्के जारी करे थे। सर्वप्रथम शीशा होता है ना, शीशे के सिक्के जारी करे थे। और अन्य सिक्के भी इन्होंने जारी करे थे, वो थे चांदी के, तांबे के, सोने के तथा पोटीन के। ठीक है, पोटीन के और सोने के, चांदी के तथा तांबे के भी सिक्के जारी करे। और सबसे ज़्यादा मात्रा में इन्होंने शीशे के सिक्के जारी करे थे। किसके शीशे, मतलब किसके सिक्के, शीशे के सिक्के जारी करे थे किन्होंने, आंध्र सातवाहन या फिर सातवाहन वंश ने करे थे। ठीक है, और भूमिदान देने की प्रथा भी इन्होंने ही चलाई थी। और इन लोगों का समाज होता था ना, जो सातवाहन वंश थे, इन लोगों का समाज कैसा होता था, ये होता था पितृसत्तात्मक। कैसा होता था, पितृसत्तात्मक। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा ना, उसमें क्या था, मातृ सत्तात्मक। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा, उसमें क्या था, पितृसत्तात्मक। ठीक है, तो यहाँ भी जो सातवाहन वंश है मगध राज्य पर, वो भी क्या था, पितृसत्तात्मक राज्य था, उनका समाज था। ठीक है, और इनकी भाषा हुआ करती थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी इनकी, प्राकृत भाषा थी। और लिपि कौन सी थी उस भाषा की, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, और इनकी प्रतिष्ठान से पहले इनकी एक राजधानी हुआ करती थी, पूर्व राजधानी, वो होती थी अमरावती। कहाँ होती थी, अमरावती होती थी। और वहाँ का समाज कैसा होता था, वो होता था मातृ सत्तात्मक। जब ये मगध राज्य पर जो सातवाहन वंश बना, तो सातवाहन वंश मगध राज्य में आने से पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी अमरावती, और वहाँ का समाज होता था मातृ सत्तात्मक। लेकिन मगध राज्य पे कैसा है इनका समाज, वो है पितृ सत्तात्मक। ठीक है, पितृ सत्तात्मक है, और भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक हो गया। और जो सातवाहन वंश हैं, इनके प्रमुख शासक कौन कौन से थे। ठीक है, अब पहले तो कौन थे, सिमुक। ठीक है, सिमुक थे, जिसने सुशर्मा की हत्या करी थी। ठीक है, सुशर्मा की हत्या करके सिमुक बैठे थे गद्दी पर। तो उसके बाद कुछ और राजा थे इनके, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, जिनमें पहला तो सिमुक था, फिर सातकर्णी था, फिर गौतमी पुत्र था, फिर सातकर्णी था एक और, फिर था वशिष्ठी पुत्री, फिर था पुलिमावी तथा यज्ञश्री और सातकर्णी।
तो देखो इनका नाम क्या है, सारा इनका नाम जो है वो माँ के नाम पर है। मतलब जैसे सातकर्णी के बाद जैसे गौतमी पुत्र, मतलब इनकी माता का नाम होगा गौतमी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, और पुलमावी, यज्ञश्री। तो ये मात्र सत्तात्मक जो समाज हुआ करता था इनका पूर्व टाइम में, अमरावती जब इनकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इनका क्या हो गया, पितृ सत्तात्मक हो गया। ठीक है, बाद में इनका समाज कैसा हो गया, पितृ सत्तात्मक हो गया। तो ये चीज़ें थी हमारा क्या, ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ लिया, कण्व वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके कुछ मगध राज्य पर जो इनके कार्यकाल में कुछ साहित्यकार भी हुए थे। ठीक है, तो जो ब्राह्मण साम्राज्य के कुछ साहित्यकार थे उनमें एक व्यक्ति थे हाल, जिनका नाम क्या था, हाल था। हाल की एक पुस्तक थी जिसका नाम था गाथा सप्तशी। ठीक है, हाल जो व्यक्ति थे इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गाथा सप्तसती। ठीक है, गाथा सप्तसती नामक पुस्तक किसकी थी, हाल की थी। ठीक है, उसके बाद एक और व्यक्ति थे गुणाद्य। क्या व्यक्ति, कौन थे, गुणाद्य व्यक्ति थे जिनकी थी वृत्त कथा। ठीक है, वृत्त कथा किसकी पुस्तक है, वो है गुणाद्य की। और उसके बाद एक और व्यक्ति है सर्ववर्मन। ठीक है, सर्ववर्मन जिनकी है कातंत्र। ठीक है, सर्ववर्मन की कौन सी पुस्तक है, कातंत्र है। ठीक है, तो ये इनके कुछ साहित्यकार थे जिन्होंने मुख्य रूप से कुछ पुस्तकें लिखी थी जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद गौल्मिक एक इनका एक वो बना होता था, एक संगठन होता था गौल्मिक। अब गौल्मिक में होते क्या थे, गौल्मिक में होते थे इनके सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। जो ये गौल्मिक एक जो संस्था थी, ये क्या थी, जो सैनिक टुकड़ी होता था ना, जो सैनिक होते थे, जो सैनिकों की जो फौज होती थी, उनका जो प्रधान होता था उसको गौल्मिक कहा जाता था। ठीक है, गौल्मिक। अब इस गौल्मिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी, इसके अंदर आती थी 9 रथ आते थे, 25 घोड़े आते थे, 9 हाथी आते थे, और 45 पैदल सैनिक आते थे। मतलब एक गौल्मिक जो होगा, एक गौल्मिक के अंदर, एक गौल्मिक की जो संस्था होगी, संगठन होगा, उसके अंदर 9 रथ आएंगे, 9 हाथी आएंगे, 25 घोड़े आएंगे, और 45 पैदल सैनिक आएंगे। कितने, 45 पैदल सैनिक आएंगे एक गौल्मिक के अंदर है। ठीक है, तो ये प्रथा होती थी ब्राह्मण साम्राज्य में। तो इनके जो राजाओं के नाम है ना, वो उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे मैंने पहले बताया, मतलब जो इनका समाज तो बाद में कैसा हो गया, पितृ सत्तात्मक हो गया, लेकिन जो इनके नाम रखे जाते थे वो क्या थे, माता के नाम पर रखे जाते थे। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र है, वशिष्ठी पुत्र है, तो ये क्या है, माता के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, किनके, ब्राह्मण साम्राज्य के। तो उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं, मतलब जो स्थापत्य कलाएं होती हैं, कृतियाँ होती हैं, जो स्थापनाएं करी होती है, तो महत्वपूर्ण जो उस टाइम पे थी उनमें मुख्य रूप से क्या है, कार्ले का चैत्य। ठीक है, एक कृति है, एक स्थापत्य कला है, वो है कार्ले का चैत्य। ठीक है, उन्हीं के टाइम पे जो ये निर्माण हुआ था, ये जो कृति बनी थी कार्ले का चैत्य, ये उन्हीं के टाइम पे था। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य के टाइम पे। और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण। अब देखो, जो अजंता की गुफाएं हैं तथा एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो इसका निर्माण किस टाइम पे हुआ, वो हुआ था किसके टाइम पे, ये हुआ था ब्राह्मण साम्राज्य के शासनकाल के टाइम पे। ठीक है, एलोरा तथा अजंता की गुफाएं जो कहाँ पड़ती है, एलोरा महाराष्ट्र में। ठीक है, और अमरावती कला का विकास, जो अमरावती में जो कला का विकास हुआ था, ये भी ब्राह्मण साम्राज्य में हुआ था। ठीक है, अब जो सातवाहन राज्य ने उत्तर तथा दक्षिण के बीच का सेतु का काम किया था, मतलब जो ये उत्तर वाला एरिया है हमारा, ठीक है, ये उत्तर वाला इलाका है, और ये जो दक्षिण वाला इलाका है, इन दोनों के बीच में जो सेतु का काम किया था, मतलब जो आदान प्रदान जो भी चीज़ें इधर उधर होती थी, मतलब जो सेतु का निर्माण, एक पुल का काम किया था, किसने, ये करा था आंध्र सातवाहन वंश ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आंध्र सातवाहन वंश के बारे में और संपूर्ण ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। तो आज का हमारा जो 16वां यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 17वां यूनिट आएगा। 17वें यूनिट में हम पढ़ेंगे भारत के यवन राज्य। अब यवन राज्य में क्या होता है कि जो सिकंदर आया था ना, तो सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो सेल्यूकस निकेटर था उसका सेनापति, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हिंदी यूनानी बैक्ट्रियाई आए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा तो यही होगा। फिर उसके बाद आता है शक आते हैं, फिर कुषाण पहलव आते हैं, फिर नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। तो आई होप गाइज आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे जो नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। और जल्दी ही मैं उत्तराखंड की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ साथ में, तो साथ साथ में आपकी तैयारी भी होते रहेगी। तो आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करना नीचे। मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे से सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।